नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम दैनिक जागरण के 22 नवंबर 2023 के न्यूज को कवर करेंगे। साथियों, दैनिक जागरण के इम्पोर्टेंस को मैं बता दूं कि दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे लिए तब हो जाता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं और हमारे पास वोकैब नहीं होता है। तो वोकैब हमें हमारा जो हिंदी वोकैब है वो यहीं से मिलता है और यहीं से हम यूज टू होते हैं, चीज़ों को समझते हैं और दुनिया भर के मुद्दे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सारे खबरों से हम रूबरू होते हैं, उन सारे मुद्दों को जानते हैं, उन सारे मुद्दों से हमारे सारे मुद्दों के बारे में हमारी समझ विकसित हो। दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंस हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होता है, साथ ही साथ फिल्म्स में भी करंट अफेयर के नजरिए से ये इम्पोर्टेंस होता है। तो दैनिक जागरण को इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि ताकि हमारे साथ सभी उन साथियों का भी हेल्पफुल हो जो कि हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं और जिनकी हिंदी कमजोर होती है, वो कैब कमजोर होती है और आंसर राइटिंग में को भी दिक्कत जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के दैनिक जागरण के फ्रंट न्यूज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने वालों को ना मिले एमएसपी। एमएसपी क्या होता है कि फसल बोने से पहले सरकार जो है एक प्राइस डिसाइड करती है। प्राइस डिसाइड करती है कि अगर मार्केट में धान का कीमत जो है, धान का कीमत 20 रुपए है और एमएसपी पहले से ही तय है कि 25 रुपए के भाव में खरीदेंगे तो 25 रुपए में ही खरीदेंगे, उससे कम में नहीं खरीदेंगे। एक सपोर्ट के तौर पर जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर उसको 25 रुपए में किसानों से धान सरकार खरीदेगी। भले ही जो है सरकार को घाटा हो, कम हो, लेकिन एक सिक्योरिटी के तौर पर इसको प्रमोट करने के लिए एमएसपी लाया जाता है। तो एमएसपी सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो किसान एमएसपी जो किसान पराली जला रहे हैं उनको एमएसपी ना मिले, ऐसा सुनिश्चित इंश्योर करे स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा जो है स्टेट गवर्नमेंट और उनकी आइडेंटिफाई करे कि कौन किसान जो है पराली जला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है पंजाब में पराली जलाना बंद नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। जिन्होंने पराली जलाई है पर एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ से भी वंचित कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी जेब पर चोट हो, ताकि उनके पराली न जलाएं। तो पराली न जलाने के जो सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है वे है दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण और हालांकि एकमात्र कारण पराली जलाना नहीं है, वहाँ के पॉल्यूशन, वहाँ की पॉपुलेशन है, जो व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से है। तो दिल्ली में इतने ज्यादा व्हीकल हैं कि पूरे देश का अमूमन 1/3 व्हीकल अकेले दिल्ली में है और साथ ही साथ वहाँ की व्हीकल सिस्टम, पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल, ये सारे जो डायमेंशन भी हैं उसको दिल्ली को पॉल्यूट करने के लिए, पॉल्यूशन करने के लिए उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, ना कि केवल पराली। लेकिन पराली जलाना एक पक्ष भी है क्योंकि जो है उसके रीजनल पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जो राजस्थान है, ये सारे स्टेट में अधिक से ज्यादा, क्योंकि जो है धान की खेती यहाँ पे अधिकतर मात्रा में होती है और अधिकतर मात्रा में और डबल खेती करने के लिए जो पराली जल्दी जलाते हैं, खत्म करते हैं और डबल जो खरीफ के बाद रबी की खेती करने के लिए यहाँ पे पराली जलाई जाती है। तो ये एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी जो है, तो एमएसपी डिसाइड करता है, लेकिन अभी जैसे देश की हालत है, जो खाद्यान्न तेल है, दलहन तिलहन, इन सारे चीजों को प्रमोट करने के लिए धान के एमएसपी को कम करके दलहन और तिलहन के एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, ताकि एमएसपी ही डिसाइड करती है कि कौन से फसल की खेती ज्यादा होगी, कौन से फसल की खेती जो है कम होगी। कल्टीवेट बढ़ाने के लिए, जो उसको प्रमोट करने के लिए दलहन और तिलहन के एमएसपी को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, बजाय इसके कि धान का। तो लेकिन अभी जो चुनावी फंदा है, चुनावी एक
माहौल है उसमें एमएसपी को, धान के एमएसपी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जो दलहन और तिलहन इस पर निर्भरता बढ़ाने और साथ का स्पेशली मोटे अनाज पर एमएसपी और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि को प्रमोट किया जा सके और किसान ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके अनाज को करने के। तो ये था हमारा आर्टिकल जीएस पेपर। आप इसको जीएस 3 एग्रीकल्चर सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो, ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हम एडिटोरियल पे चलेंगे। अभी न होने वाली 1962 में चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था, भारत 1962 में भारत चीन युद्ध हमारे इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। क्या हुआ कि भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए दृढ़ता से दुश्मन का सामना करते हुए बलिदान हुए जबाजों जाबाजों के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो रेंगासला युद्ध स्मारक पर अंकित ये शब्द गूंजने लगते हैं। इसमें हमको 1962 में करारी हार मिली थी और ये हमारी जो मित्रता को एक चोट है दगेबाजी के रूप में। गुंजन लगते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए पितरों की अस्थियों और दिवालियों के अवशेष बचाने के लिए विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राण न्यौछावर करने से अच्छा मौत और क्या हो सकती है। बिलांग, रेजांग, ला, टोंगला और बोमेडला और नाथुला जैसे महान वीरों के बलिदान और लहू से लथपथ होकर हमारे अंतरात्मा पर अंकित कर गए हो गए। मैंने इन साहसी सैनिकों की प्रेरक वीर गाथाएं सुनी। उन्हें उनके पास पर्याप्त सैन्य साजो सामान नहीं थे, वे युद्ध की पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, लेकिन वायुसेना उन्हें चीन सीमा स्थित विभिन्न एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एलजी पर उतार रही थी और वहां से जख्मी सैनिकों एवं बलिदानियों के पार्थिव शरीर को वापस ला रही थी। ये बातें मुझे एक वायु सैनिक ने बताई। यह सैनिक कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता एम के चंद्रशेखर हैं, जो तब वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। 30 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ भारत चीन युद्ध। 30 नवंबर मतलब कल का दिन ये युद्ध जो है, चीन भारत चाइना युद्ध जो है समाप्त हुआ था। हमारे इतिहास का ऐसा काला अध्याय जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूल सकते और इसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें हमारे हजारों जाबाज सैनिक बलिदान हो गए और उनका परिवार उजड़ गया। उस समय राजनीति और सेना का शीर्ष नेतृत्व अक्षम लोगों के हाथों में था। हार के लिए जिम्मेदार लोगों को हमें कभी माफ भी नहीं करना चाहिए। यह सब तब हुआ जब दीवार पर लिखी इबारत चीनी खतरे के प्रति आगाह कर रही थी, किंतु उन्हें अनदेखा किया गया। माओ के नेतृत्व में चीन की आक्रामक नीति पर भविष्यवाणी उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कर दी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उन्हें चीन को संभावित दुश्मन बताया था। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू उस शत्रुतापूर्ण रवैये वाले इस देश के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा को लेकर आसक्त थे। तो कहा जा रहा है ये आर्टिकल में कि उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंदेशा जताया था कि जो चाइना है हमारा निकट भविष्य में इन फ्यूचर में हमारा एक शत्रु साबित हो सकता है, और जवाहरलाल नेहरू ने नजरअंदाज करते हुए जो है चाइना के साथ मित्रता की भाव रखी, उनके साथ चीनी भाई भाई का एक नारा दिया और उनके साथ पंचशील समझौता भी चीन के साथ एक समझौता किया 1954 में। ये मानचित्र अक्सियाई चीन को चीन अपने क्षेत्र में, और इसी इसी युद्ध के बाद जो हमारा अक्सियाई चीन वाला भाग है उसको चाइना को देना पड़ा इस हार के बाद। तो ये युद्ध जो है हमारा एक कलंक के रूप में है।
हलाल होते। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलाल जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात कही है। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अवैध तरीके से हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हलाल कारोबार का विषय एक बार फिर सतह पर आ गया है। इसके पहले यह विषय तब चर्चा में आया था जब पिछले वर्ष कर्नाटक विधानसभा में हलाल उत्पादों पर पाबंदी के लिए एक निजी विधेयक लाया गया था। क्योंकि यह एक निजी विधेयक था, इसलिए इस पर पारित नहीं हो सका। हलाल उत्पादों को लेकर केवल भारत में ही बहस नहीं छिड़ रही है, इस तरह की बहस यूरोपीय देशों में भी समय-समय पर छिड़ती रही है। कुछ यूरोपीय देशों जैसे कि जर्मनी, ग्रीस, बेल्जियम आदि ने जानवरों को हलाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि जानवरों को हलाल करने का तरीका उनके लिए अत्यधिक पीड़ादायी होता है और किसी जानवर को हलाल करने का मतलब है उनकी सांस नली काट देना और उनका रक्त धीरे-धीरे बहने देना। मांस के लिए जानवरों के वध की तरीकों को शरिया सम्मत यानी हलाल माना गया है। इस तरीके में यह भी अनिवार्य है कि जानवर को हलाल करने का काम किसी मुस्लिम को ही करना होगा और एक विशेष इबादत के साथ जानवर को ज़िबह करना होगा। मांस के लिए जानवर को मारने का जो तरीका मुस्लिम अपनाते हैं, कुछ उसी तरह का तरीका यहूदी भी अपनाते हैं। वे इसे कोसर कहते हैं। यहूदियों और मुसलमानों की मजहबी मान्यताओं में जानवरों का सिर एक झटके में अलग करने की मनाही है, जिनके मांस का भक्षण करना होता है। के विपरीत अन्य समुदायों में जानवरों को एक एक झटके के साथ मारने का चलन है। इन समुदायों का मानना है कि जानवरों को कम पीड़ा होती है। समुदाय कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी जानवर को मारना कहीं से कहाँ तक सही नहीं है। उनके साथ अन्याय है। एक समय था जब हलाल के दायरे में केवल मांस आता था, लेकिन अब धीरे-धीरे मांस के साथ-साथ मांस जनित उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और वे दवाएं आने लगे हैं जिनमें अल्कोहल का उपयोग होता है। धीरे-धीरे अल्कोहल हलाल उत्पादों का दायरा बढ़ने लगा है। उनमें शाकाहारी उत्पाद जैसे कि दाल, चावल, आटा, मैदा, शहद, चाय पत्ती, बिस्किट और मसाले आदि भी आने लगे हैं। के बाद साबुन, टूथपेस्ट जैसे उत्पाद भी इसके दायरे में आ गए। अब तो स्थिति यह है कि हलाल फ्लैट भी बनने लगे हैं। अब बस पानी को हलाल और हराम घोषित करना शेष रह गया है। पहले जहां हलाल मांस वाले विशेष भोजनालय और रेस्तरां ही होते थे, अब हलाल होटल भी होने लगे हैं। क्या यह सब इस्लामी देशों में होता है? नहीं, यह सब अब भारत में भी होता है। आप गूगल कर पता कर सकते हैं कि गोवा, केरल आदि में कौन से हलाल होटल और रेस्तरां हैं। गूगल करके आप यह भी जान सकते हैं कि कौन सी टूर एंड ट्रैवल कंपनियां हलाल पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। यह समझ आता है कि मांस और मांस से बने उत्पादों को तैयार करने वाली कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट हासिल करें, लेकिन का कोई औचित्य नहीं है कि प्रमाण पत्र हलाल इंडिया, जमीयत उलमा ए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी निजी संस्थाएं प्रदान करें। आखिर उन्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या भारत सरकार ने? यदि सरकार की सहमति से हलाल इंडिया या हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी ओर से एक समानांतर व्यवस्थाएं चलाने की छूट प्रदान की गई है। इस पर आश्चर्य नहीं है कि इसी के चलते यह मांग होने लगी है कि कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में यह भी बताएं कि उन्हें सात्विक तरीके से बनाया जाए या नहीं। यह मुहिम चलाने वालों का तर्क है कि आखिर अन्य मजहबी रीति-रिवाजों से तैयार उत्पादों का उपयोग करने के लिए क्यों विवश किया जा रहे हैं। एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आखिर शाकाहारी उत्पादों को हलाल घोषित करने का क्या मतलब है। हलाल प्रमाणन की पूरी प्रक्रिया एक देश दो विधान वाली तो है ही, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। यह प्रक्रिया एक तरह से जबरन की जाने वाली हफ्ता वसूली जैसी है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई स्वयंभू संगठन सड़क पर बैरियर लगाकर टोल टैक्स लेने लगे।
हलाल प्रमाणन का मामला यह भी बताता है कि अपने देश के सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे-कैसे मनमाने काम हो रहे हैं। यदि मांस और मांस से बने उत्पादों को हलाल सामग्री का प्रमाणन देना ही है, तो यह काम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसआई को करना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि कुछ कोई उत्पाद हलाल है या उसे हलाल तरीके से बनाए गए का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कंपनियों को फीस चुकानी पड़ती है। यह रकम कितनी होगी इसका अनुमान शायद सरकार को भी नहीं है, इसलिए यह मांग उठ रही कि यह पता चलना चाहिए कि आखिर हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाएं इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का उपयोग कहाँ करती हैं। यह हलाल उत्पादों के बढ़ते दायर को ही प्रमाण है कि अपनी सामग्री का निर्यात करने वाली हर भारतीय कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है। जहां इस्लामी देशों में हलाल सर्टिफिकेट देने का काम सरकारी एजेंसियां करती हैं, वहीं भारत में यह काम इस्लामी संगठनों ने अपने हाथों में रखा है। चूंकि करीब-करीब हर किस्म के उत्पादों पर हलाल प्रमाणन आवश्यक है होता जा रहा है, इसलिए जड़ी बूटियों से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को भी प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। यदि इस से नहीं रोका गया तो कल को ऐसा कोई उत्पाद नहीं बचेगा जिसे हलाल होने का सर्टिफिकेट ना लेना पड़े। तो ये जो मनमानापन है, हलाल जो संगठन है, इस्लामिक संगठन है, हर प्रोडक्ट को जैसे कि अभी किसी भी खाद्यान्न प्रोडक्ट पर एफएसआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि वे सिक्योर कर सकें कि यह जो प्रोडक्ट है कितना सिक्योर है यूज करने के लिए आम आदमी के लिए। तो क्या हलाल प्रमाण पत्र ये सिक्योर करती है। तो ये गवर्नमेंट का काम कोई प्राइवेट संगठन कैसे कर सकती, कैसे किसी भी अगर किसी हलाल प्रमाण पत्र से अगर किसी भी प्रोडक्ट खाद्यान्न प्रोडक्ट पर उस पर कोई व्याप्तता या फिर वायरस वायरस फैलती है या फिर पर जनहानि होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये भी विचार करने की जरूरत है। ऐसा जो है ये जो हमारे राइटर हैं विचार करने पर का आर्टिकल है इम्पोर्टेंस को जीएस पेपर 1 के जिस पेपर 1 से आप रिलेट कर सकते हैं, पेपर 2 से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की खपत पर धरती पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इसके से मानव स्वास्थ्य समेत 20 लाख प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसके लिए प्रमुख रूप से मानवीय गतिविधियों के चलते बढ़ता तापमान और प्रदूषण जिम्मेदार है। इसका मुख्य कारण इंसानों द्वारा प्रकृति के क्षेत्र में योगदान न देना। विश्व की लगभग 52% भूमि पर अतिक्रमण करके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे दुनिया की कुल आबादी का 86% हिस्सा प्रभावित हुआ है। भारत में कहीं सूखे की स्थिति है तो कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है, इसका औसत वार्षिक स्तर 2022 में रिकॉर्ड 417 पीएम तक पहुंचा है, जो औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 50% अधिक है। जलवायु परिवर्तन में इसका सबसे अधिक योगदान होता है। जलवायु परिवर्तन में कहने का मतलब है कि जो ताप सूर्य से पृथ्वी ग्रहण करता है उसको वापस भेजता है, तो ये गैसें जो है एक लेयर के रूप में उसको रोक देती हैं और पृथ्वी को जरूरत से ज्यादा गर्म रखती हैं। वैज्ञानिकों ने 2023 को रिकॉर्ड गर्म साल होने की आशंका जताई थी। यह भी इस साल का कार्बन प्रदूषण उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। 2024 उससे भी अधिक गर्म होगा। इससे कोयले से कार्बन उत्सर्जन का महत्वपूर्ण योगदान है। 2024 में अकेले कोयले से कार्बन उत्सर्जन 15.5 अरब टन था। तो इस बात को सोचने की इस पर विचार करने की दरकार है कि वैश्विक जो तापन है उस तापन प्रक्रिया में जो कार्बन के योगदान है उस कम कैसे किया जाए इंडस्ट्रियल को, और साथ ही साथ कार्बन जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कैसे कम किया जाए। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना आवश्यक है। चिंता इस बात की है कि यदि जलवायु खतरों से निपटने का प्रयास इसी ढर्रे पर जारी रहा तो साल 2024
आपदाओं का साल होगा और सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि 3 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इससे हमें जलवायु आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के लिए पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में विकसित देशों खासकर अमेरिका की हिला हवाली पूरी तरह जिम्मेदार है। ऐसे में दुबई में होने वाली जलवायु वार्ता से पर्यावरण के मोर्चे पर काफी उम्मीदें हैं। देखना यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया के देश कितनी गंभीरता दिखाते हैं। यह भी इस वार्ता में उत्सर्जन में कमी लाने वाले जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने पर जहां तक एकमत होते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन को केवल एक देश या एक क्षेत्र या किसी भी संस्था के द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस पर मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। स्पेशली ग्लोबल लेवल पर जो भी स्पेशल एजेंसीज हैं उनको काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ सभी देशों को साथ आकर काम करने और साथ आकर काम करने के साथ उन